अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे इंतहाई तशवीशनाक खबर। पाकिस्तान में सीपेक और चाइनीज प्रोडक्ट को बड़ा धचका लगा है क्योंकि दो बड़े पन बिजली घरों पर काम करने वाली चाइनीज कंपनियों ने काम रोक दिया है और ये दोनों मंसूबे अगले 2 सालों में मुकम्मल होने जा रहे थे। पहला अहम मंसूबा है दासू डैम, जो कि 2160 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। $4 बिलियन पाकिस्तान इस पर लगा रहा है। इसने अगले 2 साल बाद यानी 2026 में मुकम्मल होना था और सालाना 21 अरब यूनिट्स हमें सस्ती बिजली देनी थी। ये प्रोजेक्ट सीपेक के अंडर तो नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान खुद फंड्स अरेंज करके चाइनीज कंपनी से इसे बनवा रहा है। इसको धचका लगा है। इसके अलावा इस पे काम करने वाले 3 से 4 हज़ार मजदूर बेरोजगार हुए हैं। जबकि दूसरा प्रोजेक्ट तरबेला फेज 5 का प्रोजेक्ट है, जिसमें तरबेला डैम की 5वीं टनल के ऊपर टरबाइंस लग रही हैं। वो मंसूबा भी जारी और सारी था। 1530 मेगावाट का वो मंसूबा सालाना तकरीबन 1.5 बिलियन यूनिट्स हमें सस्ती बिजली देता। उस पर भी हम $807 मिलियन का कर्जा लेकर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और कंस्ट्रक्शन फिर एक चाइनीज कंपनी ने ठेका जीता हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, न जाने कौन कौन से बैंकों से कर्जा ले रखा है। तो अब ये दोनों मंसूबे, जिन पर हम तकरीबन $4 अरब 80 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दुनिया से कर्जे लेकर कर रहे हैं, इन पर कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज कंपनियां हैं। वो क्यों काम करने से भागी हैं? उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों चाइनीज कॉन्वॉय के ऊपर खुदकुश हमला हुआ है और यह हमला शांगला के करीब हुआ है, जिसके अंदर 5 चाइनीज की डेथ हुई है। अब इन डेथ्स की वजह से इन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम रोक दिया गया है। तरबेला डैम के ऊपर 2000 पाकिस्तानी, जिसमें मजदूर थे, टेक्नीशियंस थे, सुपरवाइजर थे, काम कर रहे थे। उन्हें फिलहाल नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। तो इन 2 प्रोजेक्ट्स पर काम रुकने की वजह से एक तरफ पाकिस्तान $4 अरब 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डिले का शिकार करवाएगा, दूसरी तरफ इनसे मजमूई तौर पर पाकिस्तान को सालाना 13.5 अरब यूनिट सस्ती बिजली मिलनी थी, वो भी नहीं मिलेगी। अब ये 13.5 अरब यूनिट सस्ती बिजली वापडा की करंट जनरेशन का 40% है। यानी वापडा इस वक्त सालाना बुनियादों पर तकरीबन 34 अरब यूनिट सस्ती बिजली सिस्टम में ऐड करता है। तो उस 34 अरब में मजीद 13.5 अरब यूनिट्स ऐड होने थे और वो बढ़कर 47.5 अरब यूनिट्स हो जाने थे, जो कि हमारे टोटल बिजली के बिल की कॉस्ट को कम करते हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स हुकूमत पाकिस्तान अपने फंड्स और सस्ते कर्जों के जरिए बना रही है, तो इनसे बिजली की जनरेशन कॉस्ट बहुत कम होनी थी। फिर इनके ऊपर कोई कैपेसिटी चार्जेस हमें अदा नहीं करने पड़ने थे। यानी हम लोग जो दीगर पावर प्लांट्स के लिए अरब हा नहीं खरब हा रुपए के किराए अदा करते हैं कैपेसिटी चार्जेस की मद में, वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की मद में कैपेसिटी चार्जेस नहीं होने थे। तरबेला डैम का फेज 5 तो वैसे ही बहुत सस्ता पड़ना था, क्योंकि उस डैम ने अपनी लागत पूरी कर ली हुई है। उससे ऑलरेडी हमें जो बिजली मिल रही है वो 1-2 रुपये यूनिट वाली है। सिर्फ इस नए यूनिट की वजह से कोई बिजली 7-8 रुपये यूनिट वाली पैदा होनी थी, वो मजमूई बिजली के अंदर शामिल होकर दोबारा सस्ती हो जानी थी। मैं बात कर रहा हूँ तरबेला डैम की मजमूई बिजली की पैदावार में। जब ये 1.5 अरब यूनिट्स ऐड होते तो वो ऑटोमेटिकली सस्ते हो जाने थे। फिर दासू डैम भी, चूंकि हम लोग आसान शराइत पर कर्जे लेकर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेकर बना रहे हैं, तो उसके भी यूनिट सस्ते होने थे। अब हमें खदशा ये है कि ये प्रोजेक्ट्स 2026 की बजाय शायद 2027 तक जाके मुकम्मल हो और इस दौरान हमें फिर महंगी बिजली जनरेट करनी पड़े। तो देखिए पाकिस्तान के दुश्मन किस तरह ताक लगाकर और ऐसी जगह पर हमले कर रहे हैं कि पाकिस्तान किसी तरह कदमों पे खड़ा ना हो सके। और हम हैं, हमारे इदारे हैं, वो न जाने किन चक्रों में हैं। हमें बड़े दुखी दिल से कहना पड़ता है कि हमारे सोल्जर्स कुर्बानियाँ देते हैं, नो डाउट फील्ड के अंदर शहादतें दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस दहशत गर्दी के खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं लिया जा रहा। जो एक्शन पीटीआई के खिलाफ लिया गया, पीटीआई को तोड़ने के लिए, पीटीआई को इलेक्शंस में हराने के लिए, उसी जील का अगर एक्शन, उसी ताकत से ये तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ लिया जाता तो यकीन कीजिए इतने बड़े एक्ट्स कभी ना हो सकते।
कैसी बात है कि पीटीआई का कोई बड़ा सरकर्दा रहनुमा 8-9 महीने तक इलेक्शंस तक फील्ड में नहीं जा सका, तो कैसे एक बम से भरी हुई गाड़ी वजीरिस्तान से या किसी और इलाके से चली और उसने शांगला में आकर एक बम ब्लास्ट किया, जिसमें हमारे चीनी भाइयों की भी अमवात हुई, पाकिस्तानी भी ज़ख्मी हुए, हमें लॉस हुआ, हमारी जो स्टेट की एजेंसीज़ हैं, हमारे जो आर्म्ड तमाम लोग हैं, उन पर उंगलियां उठी हैं। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, हमारी फ़ौज को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि उन्हें अपनी तमाम तर तवज्जो जो है अब सिक्योरिटी के उमूर पर मरकूज़ रखनी होगी। अब इस सिक्योरिटी का एक और फ़ायदा भी होगा, वो बता दें आपको। अभी तो हमारे पास ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ आती है, दूसरे मुल्क निस्बतन कम इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला मुल्क पाकिस्तान में चाइना है, जो कुल इन्वेस्टमेंट का 30% करता है। अगर हम अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर लेते हैं तो यकीन कीजिए दुनिया की सारी इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली आएंगी। अभी तो हम हर दुनिया के पास जाकर तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, आइए हमारे पास इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम ये सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर इस मुल्क में दहशतगर्दी के साथ साथ इस अगवा बराए तावान का, डकैती का, कत्लों का ये रवाज ख़त्म कर दिया जाए अच्छे कवानीन बनाकर, तगड़ी अदालतें बनाकर, तो यकीन कीजिए दुबई में होने वाली इन्वेस्टमेंट से 100 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम इस मुल्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं। इस मुल्क में आपको इतना पोटेंशियल मिलेगा। दुबई के पास है क्या? हमसे कमज़ोर लोकेशन है उनके पास। हम लोग मेन हाईवे के ऊपर हैं और मेन हाईवे के मेन कॉर्नर पे हमारी लोकेशन है। दुबई तो एक साइड पर है, एक ब्रांच के अंदर है। तो किस तरह दुबई की पोर्ट कामयाब है? सिर्फ उन्होंने सिक्योरिटी दी है और चंद सहूलियात दी हैं, और लोग हमारे पास आने की बजाय रास्ता बदल कर कई 100 किलोमीटर ट्रैवल करके उनके पास जाते हैं, वहां से ट्रेडिंग करते हैं। तो क्यों हमारे पास नहीं आएंगे? अगर हमारे पास सिक्योरिटी का इंतज़ाम अच्छा होगा। और सिक्योरिटी का मतलब ये कतई नहीं है कि हम हर फॉरेनर की गाड़ी के साथ अपनी एक पुलिस की गाड़ी लगा दें या एक मोटरसाइकिल पुलिस की लगा दें, ऐसा नहीं। उमूमी रवैया हमें देखना होगा। गुज़िश्ता साल मुझे कराची के अंदर एक बड़ी टेक्सटाइल एग्जीबिशन में जाने का इत्तफाक हुआ। वहाँ पर चाइनीज़ की बड़ी तादाद आई हुई थी, लेकिन हम लोग चाइनीज़ की हिफाजत इस तरह कर रहे थे जिस तरह खुदा न खास्ता हम लोगों को किसी दड़बे में बंद किया हुआ है। उनके हर तरफ फोर्सेस थी। वो होटल से निकलते थे तो एग्जीबिशन सेंटर तक हर तरफ फोर्सेस थी। वो डरे हुए थे। वो कहते थे इन हालात में हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। हम अगर आपका कोई इंडस्ट्रियल एरिया देखना चाहते हैं तो हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती, तो हम क्यों जाके आपके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे? हमारे आला हुक्काम को इस चीज़ को सोचना होगा कि जब तक आप मुल्क की तमाम अमूमी सतह के ऊपर सिक्योरिटी बेहतर नहीं करेंगे, एक रेडी वाले से लेकर एक जज, जर्नैल और हुक्मरान तक खुद को महफूज नहीं फील करेगा, यकीन कीजिए आप आसमान से तारे तोड़ लाएं, आपके इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये अल्फाज मैं बहुत दुखी दिल से लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी कर रहा हूँ। जिन मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट गैदर की है उन्होंने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर की है। फिर उन लोगों ने सहरा के अंदर भी नखलस्तान उगा कर रखाए हैं, खा वो यूएई हो, सऊदीया हो, कतर हो, बहरीन हो, ओमान हो। हमारे सामने हमारे हमसाए, हमारी आंखों के सामने इन मुल्कों ने तरक्की की है। तो अब हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि हम लोग मुल्क में कानून साजी करवाएं, न सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बल्कि चोरी, डकैती, कत्ल, इसके अलावा फ्रॉड, ये तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ एक अच्छी कानून साजी हो। उसके लिए अच्छे जजेस भर्ती किए जाएं, बड़ा दिल करें, और फिर हम उन तमाम फैसिलिटीज़ के साथ जब मार्केट में जाएंगे तो यकीन कीजिए आपको इस मुल्क में कर्ज़ों की नहीं, द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लाइन लगी हुई नज़र आएगी। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।